6 लाख यहूदियों की हत्या करवाने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य जिम्मेदार और तीसरे साम्राज्य के कुख्यात नेता एडोल्फ हिटलर को 29 अप्रैल 1945 की सुबह बहुत जल्दबाजी में एक अनजान जगह पर दफना दिया गया, जिसकी जानकारी आज केवल इतनी है कि वो जगह अब एक पार्किंग एरिया बन चुकी है। उसी दिन हिटलर ने ईवा ब्राउन के साथ एक बेहद साधारण और जल्दी किए गए विवाह समारोह में शपथ ली, जबकि बाहर अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेनाएं पश्चिमी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही थीं। म्यूनिख, नूनबर्ग और हैम्बर्ग जैसे बड़े शहर एक एक करके तबाह होते जा रहे थे। दूसरी तरफ सोवियत की रेड आर्मी बर्लिन के बीच तक पहुंच चुकी थी और हिटलर के बंकर से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थी। और बर्लिन की रक्षा की कमान संभाल रहे कमांडर जनरल हेलमुट वीडलिंग के पास कुछ ऐसी जानकारी थी जो बंकर में छिपे सभी लोगों की जान बचा सकती थी, लेकिन हिटलर तक पहुंचना आसान नहीं था। वीडलिंग को पहले एक अत्यंत कड़ी सुरक्षा वाले जमीन के नीचे छिपे बंकर में घुसना पड़ा। ये बंकर जमीन से लगभग 8.5 मीटर नीचे था और इसके ऊपर 9 फुट मोटी मजबूत कंक्रीट की छत बनी हुई थी। अंदर लेवल 3 की सुरक्षा मौजूद थी। दोस्तों, हिटलर का बंकर वर्षों तक तैयार किया गया था और युद्ध की आखिरी घड़ियों में छुपने के लिए ये सबसे सुरक्षित जगह थी। अंदर की हवा भारी थी, दीवारों पर रेडियो और वायरलेस फोन्स लगे थे। कमांडर वीडलिंग जानता था कि एक भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तभी हिटलर ने अपने आखिरी समय में एक फैसला लिया। उस वक्त ईवा ब्राउन भी हिटलर के साथ थी और दोनों ने एक अंतिम निर्णय लिया जो इतिहास में सबसे विवादित घटनाओं में गिना जाता है। इसी बीच बाहरी सेनाएं तेजी से बंकर की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन अंदर का ये शांत वातावरण शायद हिटलर के जीवन का अंतिम क्षण था। और युद्ध की भयंकर छाया के बीच हिटलर और ईवा ब्राउन का ये आखिरी फैसला इतिहास के पन्नों में अमिट रूप से दर्ज हो गया। दोस्तों, बंकर की गहराई, सुरक्षा और चारों तरफ लगे मोशन डिटेक्टर और बंदूकधारी सैनिकों की मौजूदगी ने साबित किया कि कोई भी इस बंकर में बिना मर्जी के प्रवेश नहीं कर सकता था। पहली लाइन में प्रवेश करते ही एक विशाल और लगातार गूंजने वाली एयर प्यूरिफाइंग मशीन थी जो इस बंद और दम घोटने वाले बंकर को सांस देती रहती थी। बंकर के आखिर में और रसोई के ठीक पास एक बड़ा डाइनिंग रूम था जहां सभी छिपे हुए लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता था, जिसमें हिटलर का बेहद साधारण और जल्दी बनने वाला खाना भी शामिल था। रसोई में बड़े स्टोव और काले लोहे के बर्तन में खाना पकने की हल्की खुशबू पूरे बंकर में फैल रही थी। इसके बाद वाले हिस्से में सूचना मंत्री जोसेफ गोइबल्स और उनके 6 बच्चों के कमरे थे। डॉक्टर गोइबल्स नाजी अनाउंसमेंट मशीन के स्पेशलिस्ट थे और हिटलर के सबसे वफादार आदमियों में से एक माने जाते थे। उनके कमरे में चारपाई, कुछ किताबें और परिवार के फोटो रखे हुए थे। जब वीडलिंग दूसरी सुरक्षा जांच तक पहुंचे तो गार्डों ने उन्हें रोक लिया। पहले तो उनकी पहचान की जांच की गई और फिर परमिशन कंफर्म करने के लिए बंकर में फोन किया गया। परमिशन कंफर्म होने के बाद वीडलिंग ने अपनी पिस्तौल जमा की और बंकर की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। जैसे ही वे पहुंचे उसी समय बंकर के आसपास जबरदस्त बमबारी शुरू हो गई। तभी हिटलर के हेल्पर बर्टडॉर्फ ने उनका हाथ पकड़कर कहा, फ्यूरर, आपसे वीडलिंग मिलना चाहते हैं। दोनों फिर बंकर के मेन एरिया में एंटर हुए। हिटलर के पर्सनल असिस्टेंट मार्टिन बोरमैन, जो नाजी सरकार के अंदर बेहद प्रभावशाली माने जाते थे, वो पहले से ही वहां मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे। उन्होंने वीडलिंग को नाजी विचारधारा से सजे हुए एक लंबे रास्ते से होते हुए नक्शे वाले रूम तक पहुंचाया, जिसमें दीवारों पर युद्ध से जुड़ी तस्वीरें और कुछ नक्शे टंगे हुए थे। ये वही जगह थी जिसे टॉप कंट्रोल एरिया माना जाता था। हिटलर अक्सर अपने सबसे भरोसेमंद उच्च अधिकारियों के साथ यही रणनीति बनाया करते थे। जब वीडलिंग और अन्य प्राइवेट रूम में पहुंचे तो बोरमैन हिटलर को इन्फॉर्म करने उनके कमरे में गए। हिटलर का कमरा बहुत सिंपल था। वहाँ एक छोटी टेबल, एक ब्लैक टेलीफोन, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और एक पुरानी घड़ी रखी हुई थी। साथ वाला कमरा उनका रेस्ट रूम था, जहाँ एक बड़ा सोफा और कोने में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था। दीवार पर उनके रोल मॉडल फ्रेडरिक द ग्रेट की एक बड़ी तस्वीर टंगी हुई थी और उनका जर्मन शेफर्ड कुत्ता ब्लॉन्डी फर्श पर आराम से लेटा हुआ था, जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद और खुलती रहती थीं। साथ ही कमरे में हल्की रोशनी भी थी जो बंकर के अंदर के गंभीर माहौल को और गहरा बना रही थी। हिटलर उस समय डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे थे। मेज पर उनकी माँ की एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी और पास ही एक बड़ी तिजोरी थी, जिसके बारे में विशेषज्ञों का मानना था कि उसमें कीमती चीजें नहीं बल्कि कुछ बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे। कुछ ही समय बाद बोरमैन ने हिटलर को इन्फॉर्म किया कि लोग आ गए हैं, तो हिटलर नक्शे वाले कमरे में पहुंचे। उन्हें देखते ही सभी लोग तुरंत चुप हो गए। वीडलिंग ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, सोवियत सेना हर तरफ से हमारी सुरक्षा तोड़ रही है।
वे बंकर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मेरे फ्यूरर, मेरी सलाह है कि हमें तुरंत शहर छोड़ देना चाहिए। हम अपने 15,000 युवा सैनिकों को खो चुके हैं। हिटलर ने रुककर कहा कि युवा लोग इसी के लिए बने हैं। वेडलिंग ने जल्दी से पीछे हटने का ऑर्डर निकाला और कहा, फ्यूहरर, बस आपके सिग्नेचर की जरूरत है। एक बार सिग्नेचर हो जाएं, तो हम सब सुरक्षित पीछे हट सकते हैं। गोइबल्स ने तुरंत बीच में बोलकर कहा, तुम्हें भ्रम है, फ्यूहरर भाग नहीं सकते। कमरे में बैठे सभी लोग चुप हो गए थे। सब जानते थे कि पहले जैसा शक्तिशाली हिटलर अब नहीं रहा। वो अब मानसिक भ्रम में जीने लगा था और उसे अब भी यकीन था कि वो आखिरी क्षण तक जीत हासिल कर सकता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद हिटलर ने कहा, सज्जनों, हम बर्लिन नहीं छोड़ेंगे। शहर के बाहर के जनरलों से संपर्क करो और कहो कि वे अभी भी सोवियत सेना पर एक आखिरी बड़ा अटैक कर सकते हैं। ये कहकर वे कमरे से बाहर चले गए और वेडलिंग वहीं अकेले खड़े रह गए। तनाव में समय बीतते बीतते अचानक एक तेज गोली चलने की आवाज आई। यही वो पल था जब हिटलर और ईवा ब्राउन ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उनके शवों को बंकर के इमरजेंसी एग्जिट से बाहर रीच चांसलरी के बगीचे में ले जाया गया। वहां पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी गई और आग बुझने के बाद बचे हुए अवशेषों को वहीं मिट्टी में दफना दिया गया। जिसके अगले ही दिन गोइबल्स ने भी अपने 6 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली और 2 मई 1945 की सुबह 6 बजे बर्लिन गैरिसन के अंतिम कमांडर के रूप में जनरल वेडलिंग ने पूर्ण आत्मसमर्पण पर सिग्नेचर कर दिए।